हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने सारे कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए थे, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप के भी और सेकंड ए ग्रुप के भी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इंट्रो इसका भी दिया था, जैव तंत्र में कार्य, वर्किंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। और ये क्वेश्चन बेटा आपका 5 मार्क्स तक बन सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो कि जीवों में शारीरिक गतिविधि को सही तरह से संचालित करने के लिए लगभग 27 मूल तत्वों की आवश्यकता होती है। कि हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जैसे परिसंचरण तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र, ठीक है। तो जितने भी होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे उनको चलाने के लिए, उनको संचालित करने के लिए लगभग 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 तत्व सामान्यतः धातुएं होती हैं। और उन 15 में से भी जो 4 धातुएं होती हैं वो एस ब्लॉक से बिलोंग करती हैं, सच एज पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है। और इन्हीं का मेन रोल होता है और ये एक पंप की तरह कार्य करते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम आपस में मिलकर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आपस में मिलकर, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम ठीक है। तो ये एक पंप की तरह कार्य करते हैं और उस पंप में मतलब उस परासरण से उस एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड होता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जो कोशिका भित्ति होती है वो काफ़ी कार्य उसके नियंत्रित होते हैं। कौन कौन से, जैसे कोशिका में ऋणावेशित वृत्त कार्बनिक अणुओं के आवेश को संतुलित करना, कि वो क्या करते हैं, आवेश को संतुलित कर देते हैं। कोशिका भित्ति होती है, एक सेल वॉल होती है, उसको उसकी जो टर्जिडिटी होती है उसके परासरण दाब को नियंत्रित करते हैं, उसकी टर्जिडिटी को बनाए रखते हैं, ठीक है। कुछ तत्व कोशिका में निम्न स्थानों पर पाए जाते हैं। सभी की जो कंसंट्रेशन होती है वो कोशिका में एक जगह पर स्थिर नहीं होती, फिक्स नहीं होती, कि किसी आयन की तो कंसंट्रेशन कोशिका के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन कुछ जो आयन्स होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन, जिनकी सांद्रता कोशिका के बाहर ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताकर भी गई थी कि मैं आपको करवाऊंगी सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, ठीक है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और पंप, ठीक। अब उसके बारे में अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा था कि कुछ की जो कंसंट्रेशन होती है, कुछ आयन की कंसंट्रेशन होती है, एक हमारे पास ये सेल होती है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये क्या भरा हुआ होता है, सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो ये सेल के अंदर है, इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, अंतः कोशिकीय द्रव्य, ठीक है। और ये इसके बाहर, सेल के जो बाहर होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो कि सेल की जो कंसंट्रेशन होती है ना, सेल की जो कंसंट्रेशन, सेल के अंदर कुछ एक जो आयंस दिए हुए हैं, जैसे हमने पढ़ा था 4 ही आयंस, कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन होते हैं, जब अगर मैं सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रही हूँ तो यहाँ अंदर पोटेशियम आयंस की जो सांद्रता होती है वो कोशिका के अंदर तो अधिक होती है, मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो अधिक होती है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, मैं यहाँ इंक्रीमेंट का साइन लगा देती हूँ, मतलब पोटेशियम आयन की सांद्रता इंट्रा में तो अधिक होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होती है। अब इसके अपोजिट जस्ट कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बिल्कुल ही कम मिलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ही हाई मिलेगी, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे कि यहाँ पर Na पॉजिटिव आयंस अधिक हैं, तो ये Na पॉजिटिव लगातार कहाँ पर जाएंगे, अंदर जाएंगे, और ये जो K पॉजिटिव हैं वो लगातार, यहाँ कंसंट्रेशन K पॉजिटिव की जाता है, तो जो K पॉजिटिव आयंस होते हैं वो लगातार बाहर जाते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर K पॉजिटिव, पहले क्या था कि जब तक इनके बीच कोई भी तालमेल नहीं था तो तब तक K पॉजिटिव यहाँ अधिक था, यहाँ कम था, ठीक है। अब यहाँ Na पॉजिटिव कम है, यहाँ Na पॉजिटिव अधिक है, लेकिन जैसे ही K पॉजिटिव जब लगातार बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ भी K पॉजिटिव की अमाउंट सेम हो गई और यहाँ भी K पॉजिटिव की कंसंट्रेशन सेम हो गई, लगभग सेम हो जाती है। ऐसे ही Na पॉजिटिव आयंस की भी, कि यहाँ एक्स्ट्रा में भी और इंट्रा में भी, दोनों में Na पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो लगभग बराबर हो जाती है, ठीक है।
अब ये जो आयंस हैं ये लगातार अंदर बाहर आते रहते हैं, कि जो के पॉजिटिव हैं वो तो लगातार बाहर जाते रहते हैं, लेकिन जो Na पॉजिटिव हैं वो लगातार अंदर आते रहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक चैनल सा बन जाता है, मतलब एक रास्ता बन जाता है कि उस रास्ते के थ्रू वो ईजीली चले जाते हैं, कोई अड़चन नहीं होती उनको। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर जैसे आवेश ये बराबर हो गया, पहला जो कार्य था वो हमने क्या पढ़ा था कि ये आवेशों को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर आवेश बराबर हो गया, पहले के पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ कम थी, लेकिन जब ये लगातार बाहर जाते रहते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी, बाह्य कोशिकीय द्रव में भी और अंतः कोशिकीय द्रव में भी, दोनों में Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो लगभग क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, और अब अगर यहाँ पर बराबर हो गई, सबसे पहले कि यहाँ आवेश का वितरण समान नहीं था। ठीक है, यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वल नहीं था, क्योंकि यहाँ के पॉजिटिव ज़्यादा हैं, यहाँ के पॉजिटिव कम है। तो यहाँ अगर आवेश का वितरण समान नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न होता है, एक इलेक्ट्रिक विद्युत विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह जो विद्युत विभवांतर होता है वो तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के समुचित कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। कि जो हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनके जितने भी कार्य होते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनकी हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे ही देखो कि यहाँ पर जो K पॉजिटिव है उसके साथ तो क्या होता है, K पॉजिटिव की जगह Mg+2 और यहाँ पर Ca+2 अगर मैं मान लो यहाँ Na+ की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर Mg+2 की कंसंट्रेशन अंदर अधिक है और यहाँ Ca+2 की कंसंट्रेशन कम है। तो Mg+2 लगातार बाहर जाएंगे और Ca+2 लगातार कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये सेम ही काम करते हैं, K पॉजिटिव और Mg+2, Na पॉजिटिव और Ca+2। इसी तरीके से ये भी आयन का जो आवेश होते हैं उनके बैलेंस, उनको संतुलित करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर से जैसे ये जब लगातार बाहर अंदर आते जाते रहते हैं तो यहाँ पर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये ATP प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है, ग्लूकोज के उपापचय में हेल्प करता है और एंजाइमों के सक्रियण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखो ये सोडियम पोटेशियम पंप में था, तो आप डायग्राम यहाँ से मेरी नोटबुक से देखकर बना देना। ठीक है, और बायो वालों को तो और भी ज़्यादा अच्छे से आता होगा। देखो ये दिखा रखा है कि K+ और Mg+2 आयनों की जो सांद्रता होती है वो कोशिका के अंदर अधिक, जबकि Na+ आयनों की जो सांद्रता होती है वो कोशिका के बाहर अधिक होती है। इन आयनों का सामान्य वितरण कोशिकीय जीवन के लिए अति आवश्यक होता है कि इनका सामान्य वितरण होना चाहिए। अभी कैसा है, असामान्य है। तो आवेशों के असमान वितरण से झिल्ली की परत पर विद्युत विभव उत्पन्न होता है और यह विभवांतर ये इनमें हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे ही कोशिका के अंदर K पॉजिटिव आयन की सांद्रता ग्लूकोज के उपापचय प्रोटीन संश्लेषण, और वो कब करेगा, जब कौन क्रिएट होगा, ATP क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो ATP उस ऊर्जा की सहायता से ये सारे काम करता है कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में भी हेल्प करता है। ठीक है, ATP का अणु Mg+2 आयन का फॉस्फेट समूह है जिसके जल अपघटन के लिए Na+ तथा K+ आयन की आवश्यकता होती है। ATP से कोशिका को ऊर्जा भी प्राप्त होती है। मैंने बताया कि यहाँ जो ATP बनते हैं उससे हमारी सेल को ऊर्जा, एनर्जी प्रदान होती है, एनर्जी मिलती है, और जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से ये अपने बहुत सारे काम कर लेता है। ठीक है, क्राउन ईथर लिगैंड अपने ही समान आकार के धनायनों से बंधित होकर स्थायी यौगिक बनाते हैं। क्राउन ईथर के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ सारी चीज़ें। इन लिगैंडों में क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के साथ बंधित होने की प्रबलता पाई जाती है, क्योंकि इनका साइज़ कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, और साइज़ अगर छोटा होता है तो ये उसके अंदर, कैविटी के अंदर बिल्कुल ईजिली फिट हो जाते हैं। अतः यह लिगैंडों के मध्य विभेद करने में भी प्रयुक्त होते हैं। आयनों के स्थानांतर में इनकी मुख्य भूमिका होती है। ये लिगैंड में विभेद कर सकते हैं कि जैसे Li+ के साथ जुड़ा हुआ है तो कौन सा लिगैंड जुड़ा हुआ है, अगर Na+ के साथ जुड़ा हुआ है तो कौन सा है, K+ के साथ जुड़ा हुआ है तो कौन सा है। मैंने बताया था 12 क्राउन 4 में कौन आता है, लिथियम आता है। ठीक है, 15 क्राउन 5 में कौन आता है, सोडियम आता है। 18 क्राउन 6 में कौन आता है, पोटेशियम आता है। तो ये लिगैंडों में भी विभेद कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो कार्य होता है वो है इसका पौधे में पाए जाने वाला पर्णहरित क्लोरोफिल। कहाँ मिलता है? लीफ में पाया जाता है ना। और लीफ में जो पाया जाता है Mg+2 आयन, उस क्लोरोफिल की हेल्प से एक प्रोसेस होता है, और कौन सा होता है वो? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। Mg+2 आयन का यह संकुल यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, CO2 तथा खनिज लवण द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा O2 का निर्माण करते हैं। कि ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर आपस में मिलकर किसकी प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश में। और पर्णहरित जो क्लोरोफिल है उसके प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उपरोक्त अभिक्रिया के 3 प्रमुख चरण हैं। पहला कौन सा? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। की जो ये क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही होता है। ठीक है। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश से ऊर्जा का, मतलब सूर्य से प्रकाश के ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जैसे ही ये प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो ये इस रिएक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा इसका जो पार्ट है वो देखो क्या है? CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। की यहाँ पर पहला क्या था? 6CO2, वो किस में कन्वर्ट हो गई? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गई C6H12O6 में। ठीक है। थर्ड है वो क्या है? H2O का O2 में ऑक्सीकरण। की यहाँ पर 6CO2 + 6H2O के अंदर रिएक्शन हुई थी दोनों के बीच में। ठीक है। उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हुई तो क्या बना हमारे पास? C6H12 प्लस में 6O2। तो हमें जो ऑक्सीजन है वो भी हेल्प करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है। और उसके बाद ये 2-3 फार्मूला हैं कि Ca+2 है, ये पता है आपको। Ca+2 हड्डी व दांतों के लिए उपयोगी होता है। तो एक एपेटाइट का फार्मूला और फ्लोरो एपेटाइट का फार्मूला, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है। के रूप में हड्डी व दांतों के लिए उपयोगी होता है। दांतों के ऊपर का जो इनेमल पार्ट होता है उसमें कौन सा पाया जाता है? फ्लोरो एपेटाइट पाया जाता है। खून का थक्का जमाने में भी Ca2+ आयन प्रयुक्त किया जाता है। कि जब हमारा ब्लड को क्या करते हैं? क्लोट करते हैं। ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो Ca+2 आयन्स होते हैं, जो कैल्शियम आयन होते हैं, वो भी ब्लड क्लोटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो उसके बाद एल्काइल एंड एराइल डेरिवेटिव्स हैं वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे।